नमस्ते। आप में से कितने लोगों को यह बात पता है कि एमआरआई मशीन को कभी बंद नहीं कर सकते? अगर एमआरआई मशीन बंद कर दी तो 30 लाख रुपए तक खर्चा आ सकता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है वो गैस जिसको आज के टाइम में सोना कहा जा रहा है। हल्का सोना। हल्का इसलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे हल्की गैस यही है। आज हम बात करने वाले हैं हीलियम की। हीलियम वो गैस है जो कोई जमाने में इसे सिर्फ इतना यूज इसका होता था कि इसको आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में इस साइड में हम पढ़ा करते थे कि ग्रुप 0 जो आता है 18वां ग्रुप जिसको कहते हैं, उसमें ऊपर ही ऊपर हीलियम बैठा है। हीलियम को इनर्ट गैस कहा करते थे। इनर्ट का मतलब जो किसी से रिएक्शन नहीं करती। आज हीलियम अखबारों के अंदर हेडलाइन बन रहा है। ऐसा कहा जा रहा है जिसके पास हीलियम होगा उसका फ्यूचर पे कब्जा होगा। और जब हीलियम के बारे में पढ़ने बैठोगे तो कई सारी चीजें पता लगेंगी। छोटा बच्चा अगर कोई घर में है जो साइंस पढ़ रहा है तो उसको बुला के चवन्नी अठन्नी को अपने पास बिठा के बताना कि बेटा, एक ऐसी गैस है दुनिया में जिसको साइंस नहीं बना सकता, नेचर बनाती है, उसका नाम है हीलियम। अगर कोई बच्चा हो घर में तो उसको बिठाना पास में और उसको बताना ये बात कि बेटा, आने वाले टाइम में दुनिया पर राज उसका चलेगा जिसके पास हीलियम है। अब हम बात करने वाले हैं हीलियम क्या होती है, हीलियम कहां से निकलती है और इतना क्या बवाल मचा पड़ा है कि हीलियम जो साइंस का टॉपिक होना चाहिए, जो एमआरआई मशीन से आगे कहीं काम नहीं आती, उसके पढ़ाने में मैं चाइना की न्यूज लेके आया हूं कि चाइना ने हीलियम का एक्सपोर्ट ब्लॉक कर दिया है। उसको पढ़ाने के अंदर मैं ये बात करने वाला हूं कि हीलियम जो है वो आने वाले टाइम में दुनिया का जो ट्रेड होता है उसको डिसाइड करेगी। क्या जरूरत पड़ गई दुनिया के नक्शे को लेकर घूमने की? तो आज हम हीलियम पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हीलियम क्या बला है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अपने को 2 मिनट का टाइम लगेगा। अब हीलियम जो है उसको हल्का सोना कहते हैं। सबसे पहली चीज, हीलियम जो है ये एक गैस होती है। अब गैस दो तरह की हो सकती है, एक वो जो रिएक्शन करे, एक वो जो किसी से रिएक्शन ना करे। क्योंकि हीलियम किसी से रिएक्शन नहीं करती तो हीलियम को बोलते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब जो जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं देती। हीलियम जो है ये पीरियोडिक टेबल में दूसरे नंबर पर आती है तो हीलियम को 2He4 लिखा जाता है। अब बात आती है कि हीलियम नाम कहां से आया। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। हीलियम की स्टडी सबसे पहले अर्थ की बजाय सन पे हुई थी। धरती के ऊपर तो हीलियम है ही नहीं। एनवायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर हीलियम नहीं मिलने वाली आपको, क्योंकि यहां तो हीलियम अगर बाहर आ गई तो उड़ जाती है, स्पेस में उड़ जाती है, ग्रेविटी उसको रोक ही नहीं पाती, इतनी हल्की है हीलियम। तो हीलियम वर्ड जो बना ये हीलियोस से बना। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करते हैं उनको पता होगा सन के लिए जो भी चीज आती है, सूरज को इंग्लिश में, ग्रीक लैंग्वेज में हीलियोस कहा जाता है। तो सूरज को जब स्टडी कर रहे थे साइंटिस्ट, उस टाइम उनको पता लगा कि सूरज पे एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा सूरज के ऊपर एक गैस और है जो हाइड्रोजन से भारी है बट वैसे बहुत हल्की है। तो स्पेक्ट्रम के बेसिस पे उसको जब स्टडी किया तो उन्होंने उसका नाम रख दिया हेलियोस। और ये जो हेलियोस था इसी से बाद में जब गैस पता लगी तो नाम रख दिया गया हीलियम। अब बात आती है कि मैंने ये क्यों कहा कि इसको बना ही नहीं सकते। तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। धरती के अंदर अर्थ जो है हमारी, आपको पता होगा, नहीं पता तो सुन लीजिए, बहुत काम की बात है, क्या पता कब कहां काम आ जाए ये नॉलेज। हमारी जो अर्थ है ना भैया, ये हमारी अर्थ है मान लो। तो हमारी धरती के अंदर गहराई के अंदर जब हम जाते हैं तो अंदर भरा पड़ा है यूरेनियम। अब यूरेनियम जो है वो आप जानते हैं रेडियो एक्टिव होता है। अब ये रेडियो एक्टिव क्या होता है? रेडियो एक्टिव उसको बोलते हैं जिसके अंदर से बहुत खतरनाक वाले पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा, बीटा, और रेडिएशन निकलती है गामा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गामा रेडिएशन जो होती है ना, इसको गामा नाइफ भी बोलते हैं। कैंसर का इलाज इसी से होता है। आपने अगर सुना हो कि उसके कैंसर का सेक होता है, तो कैंसर का सेक क्या है? एक्चुअल में गामा रेडिएशन डालो जहां पे, उसको कैंसर का सेक बोलते हैं। अब ये जो अल्फा होता है, जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है उन्हें पता होगा, नहीं पढ़ी वो याद रखना कि अल्फा जो होता है वो हीलियम के न्यूक्लियस जैसा होता है। तो अल्फा जो होता है वो हीलियम के न्यूक्लियस जैसा होता है। यहां लिख भी देता हूं इंग्लिश में, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज इक्वल टू अल्फा। अब न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है, मैंने ये नहीं कहा हीलियम है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है। तो रॉक्स के अंदर कहीं पे अल्फा निकला, अल्फा ने चलना शुरू किया, चलते चलते इस अल्फा ने वहां जो रॉक्स थी, दूसरी चट्टानें थी, उनसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन लेते ही ये बन गई भाई हीलियम गैस।
तो अब कोई पूछे कि हीलियम बनता कैसे है तो क्या बोलना है कि रॉक्स के अंदर ये बनता है। अब ये बाहर अगर निकल गया तो ये इतना हल्का है कि फिर ये रुकेगा नहीं, फिर ये स्पेस में जाएगा, गायब ही हो जाएगा। तो ये रॉक्स के अंदर जाती है और रॉक्स के अंदर बैठ जाती है जाके ऐसे। तो मान लो ये जो ब्लैक वाला है ना, ये रॉक्स हैं और इनके बीच में भर गई हीलियम। अब क्या होगा, अब यहां से जो लोग हीलियम निकालना जानते हैं वो लोग या तो खुद वहां से निकालेंगे नेचुरल गैस के साथ। नेचुरल गैस क्या होती है, एक गैस आ रही है CH4, यही वो गैस है जिससे CNG बनता है, ठीक है, तो इसको निकालते हैं। तो जब CNG वाली CH4, जिसको मैं बोल रहा हूं नेचुरल गैस, जब ये नेचुरल गैस निकालते हैं तो नेचुरल गैस के साथ 0.1%, देखो कितनी कम परसेंटेज है, 0.1% क्या निकल के आती है, हीलियम भी निकल के आती है। इस वजह से हीलियम की सप्लाई बहुत ही कम है दुनिया के अंदर। कितनी कम है कि दुनिया में 4 या 5 कंट्रीज हैं जिनके पास हीलियम की सप्लाई है, बाकी किसी के पास है ही नहीं। इंडिया है, 100% हीलियम हमारे यहां इंपोर्ट होती है। अब बात करते हैं हीलियम का यूज कहां होगा। तो हीलियम की एक बड़ी जबरदस्त खासियत है। वो खासियत क्या है हीलियम की? हीलियम की खासियत है कि हीलियम -268 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, -268.9 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड रहती है। इतने टेम्परेचर पे ये लिक्विड रहती है। इससे ऊपर अगर टेम्परेचर अगर इसका हो गया, थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया, तो ये गैस बदल जाती है, गैस बन जाती है। इस टेम्परेचर पे लिक्विड रहती है। तो एक पॉइंट ये भी बन सकता है कि आपको कोई चीज को ठंडा रखना है, बहुत ही गजब का ठंडा रखना है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो लिक्विड नाइट्रोजन। लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है उसका टेम्परेचर भी -196 डिग्री सेल्सियस होता है। ये टेम्परेचर है लिक्विड नाइट्रोजन का। लेकिन हीलियम तो बहुत आगे निकल गई, -268.9 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है लिक्विड हीलियम का। तो इसका मतलब सबसे ठंडी गैस जो पॉसिबल है दुनिया में वो हीलियम है। ठंडी गैस का मतलब ये ठंडी करेंगे तो लिक्विड बन गया, यहां लिक्विड बन रखा है। अब इसको एक साइड रख दो नॉलेज को। अब मैं लेके चलता हूं MRI मशीन के अंदर। MRI मशीन जो होती है ना, MRI मशीन का पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो MRI मशीन के अंदर बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब चुंबक होती है। MRI मशीन की जो चुंबक होती है वो धरती की चुंबक से 2 लाख गुना पावरफुल होती है। तो वो जो लिखा रहता है ना 1.5 टेस्ला, 2 टेस्ला, 2.5 टेस्ला, 3 टेस्ला, MRI मशीन की कैपेसिटी लिखी रहती है। तो याद रखना वो टेस्ला जो लिखा हुआ है ना, वो धरती, हमारी धरती के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, उससे कई लाख गुना पावरफुल है वो टेस्ला। इतनी तकड़ी मशीन होती है ये। अब ये मशीन इतना जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे करेगी? तो जिन लोगों ने 9वीं क्लास की भी फिजिक्स पढ़ी है उनको पता होगा, ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट आता है कि कोई भी वायर में से, कोई भी तार में से, मान लो ये तार है बिजली का, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो ये चुंबक बन जाएगा ये तार। तो ये जो MRI मशीन होती है इसमें यहां पे वायर होते हैं, ऐसे 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 वायर होते हैं। इन वायर में से हम भेजते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अभी जो इलेक्ट्रिक करंट जाता है, अगर यहां पे कॉपर के वायर लगा दें, कॉपर मतलब तांबे का जो सबसे अच्छा माना जाता है चालक, लेकिन यहां पे अगर कॉपर के वायर लगा दिए तो क्या होगा, कॉपर वायर्स इतना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर पाएंगे और जितना हमको करंट भेजना है उतने करंट को झेल नहीं पाएंगे, रेजिस्टेंस की वजह से जल जाएंगे, ये मशीन जल जाएगी। तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, MRI मशीन के जो वायर होते हैं वो हम बनाते हैं नियोबियम और टाइटेनियम से, नियोबियम और टाइटेनियम से। अब नियोबियम और टाइटेनियम से हम ये बना देते हैं। अब दिक्कत आती है कि नियोबियम और टाइटेनियम को इसका रेजिस्टेंस जो है मिनिमम करना है, रेजिस्टेंस 0 करना है। तो एक स्टेज आती है जिसको सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, अति चालकता कहते हैं। अति चालकता का मतलब रेजिस्टेंस 0 हो गया। तो वो अचीव करने के लिए हम इस सर्किट के सराउंडिंग में भर देते हैं हीलियम लिक्विड। अब हीलियम लिक्विड का मतलब इसका टेम्परेचर कर दिया -268.9 डिग्री सेल्सियस। अब यहां हीलियम दौड़ रहा है लिक्विड। अब जैसे ही हीलियम दौड़ेगा, बहुत ध्यान सुनना, जैसे हीलियम दौड़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो रेजिस्टेंस है, उनकी मूवमेंट ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। तो जब रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो फायदा क्या होगा कि इसके अंदर आपने एक बार करंट भेज दिया, बहुत ध्यान से सुनना, एक बार MRI मशीन में करंट भेज दिया तो वो करंट भेजने के बाद फिर सप्लाई बंद कर दो, वही करंट घूमता रहता है। तो क्या मशीन बंद करोगे? नहीं 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 नहीं, मशीन बंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो हीलियम भरी हुई है,
ये लिक्विड है। अगर टेम्परेचर -268 से थोड़ा सा भी ऊपर हो गया तो ये हीलियम लिक्विड से गैस बनेगी और गैस को मशीन रोक नहीं पाएगी और यहां फटेगी एकदम से और भाग जाएगी हीलियम। इसको हीलियम क्वेंच बोलते हैं। एमआरआई मशीन में एक ही एक्सीडेंट हो सकता है, ये हीलियम निकल के भाग जाती है एकदम से। एक बार हीलियम निकल गई 30-40 लाख रुपए लगेंगे दोबारा भरने में इसके अंदर। इसलिए एमआरआई मशीन की कॉइल में एक बार करंट डाल दिया, लाइफ टाइम वही करंट काम आएगा। लेकिन एमआरआई मशीन बंद नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ एक और मशीन लगती है, वो हीलियम को ठंडा रखने का काम करती है। क्रायो कूलर बोलते हैं उसको। क्रायो का मतलब होता है बहुत ठंडी चीज। हम पढ़ते हैं क्रायोफाइट्स, उन प्लांट्स को बोलते हैं जो बर्फ में उगते हैं। हम बोलते हैं क्रायो फ्रीजिंग उस चीज को जिसको बहुत ठंडी चीज में रखते हैं हम। ठीक है, तो अब ये हीलियम जो है, हीलियम की वजह से ये मशीन ठंडी है, हीलियम की वजह से इतना जबरदस्त मैग्नेट बन रहा है। और हीलियम को ठंडा रखने के लिए क्रायो कूलर नाम की मशीन है जो एमआरआई मशीन के साथ ही जुड़ी हुई है, उसको कंटिन्यू आपको चला के रखना है। ये एक कंसेप्ट है, ये सब जगह काम आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि आप लोगों को मैं ये समझा चुका हूं कि कोई भी सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है दुनिया का, उस इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर आपने लिक्विड हीलियम के एटमॉस्फेयर में रख दिया जिसका टेम्परेचर -268.9 डिग्री सेल्सियस हो, तो यहां पर एक कंडीशन पैदा हो जाएगी जिसको कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब अति चालकता। अति चालकता का मतलब जहां पे जाके रेजिस्टेंस जीरो हो गया। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध जीरो हो गया। कि ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब ये और कहां कहां काम आता है, तो अब देखो तुम्हें समझ में आएगा कि दुनिया भर को क्यों नचा रखा है हीलियम ने। तो हीलियम जो है ये नॉन रिएक्टिव होती है, मैंने बता ही दिया। ठीक है, अब देखो हीलियम जो है कहां काम में आती है। अच्छा, हीलियम सबसे पहले एमआरआई मशीन काम आती है। दूसरे नंबर पे जो सेमीकंडक्टर बनते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर आपने सुना होगा चिप लगती है, चिप। तो जो चिप लगती है ना, तो चिप बनने से पहले जो सेमीकंडक्टर होता है, सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के बनते हैं वेफर। ये शब्द सुन लो भाई, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी अभी चिप बननी शुरू हुई है। तो वेफर एक ऐसा टर्म है जो बहुत काम आने वाला है बहुत जगह। तो सिलिकॉन के वेफर बनते हैं। वेफर का मतलब ऐसे एक सिलेंडर जैसा बनाते हैं पहले सिलिकॉन का, फिर उसके ऐसे 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 स्लाइसेस काटते हैं ऐसे। तो ये जो वेफर बनते हैं, वेफर बनाने के लिए और चिप बनाने के लिए बहुत जरूरी होती है हीलियम। कि ठीक है सर, इसका मतलब जहां भी चिप बनेगी, जहां भी चिप के ऊपर, अच्छा चिप के ऊपर जो सर्किट लिखते हैं उसको बोलते हैं लिथोग्राफी, उसके लिए भी बहुत जरूरी होता है हीलियम। फिर उसके बाद दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटर, आपको पता होगा अब सुपर कंप्यूटर नहीं है, अब दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटर है क्वांटम प्रोसेसर। और इंडिया 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेकर के आया है, क्वांटम मिशन। तो वो जो क्वांटम मिशन है, उस क्वांटम मिशन के अंदर अगर आपने पढ़ा हो तो क्वांटम प्रोसेसर बनाएंगे हम अपना। आजकल तो क्वांटम टेक्नोलॉजी से लोग जो है मैसेज भेजने की बात कर रहे हैं एक से दूसरे जगह। क्रिप्टोग्राफी बहुत पुरानी बात हो गई है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। ऐसे समझ लो दुनिया में नए तरह के कंप्यूटर आ गए हैं जिन्होंने सुपर कंप्यूटर को कुछ समझते ही नहीं है। आप अगर आज भी उस जिंदगी में जी रहे हो जहां आप सोचते हो सुपर कंप्यूटर ही सबसे पावरफुल है, तो आपने क्वांटम सुप्रीमेसी नाम का टॉपिक नहीं पढ़ा। क्वांटम सुप्रीमेसी ये कहती है जिस कैलकुलेशन को करने में सुपर कंप्यूटर को कई हजार साल लगते, उस कैलकुलेशन को क्वांटम प्रोसेसर यूं सेकंड्स में कर देता है। इसको कहते हैं क्वांटम सुप्रीमेसी। अब जितने भी क्वांटम प्रोसेसर हैं वो सारे काम ही तब करेंगे जब उसका टेम्परेचर -270 के आसपास होगा। मतलब एब्सोल्यूट जीरो जो हम पढ़ा करते थे, -273.15 डिग्री सेल्सियस, लगभग वहां चला जाता है टेम्परेचर। लगभग कह रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं। तब जाके क्वांटम प्रोसेसर काम करता है। और कहां काम में आती है, एरोस्पेस। एरोस्पेस में कहां काम आती है, जितने भी रॉकेट्स हैं आज जो जा रहे हैं। अब देखो पता होगा इंडिया के पास रॉकेट्स की बात जब करते हो तो आपने पढ़ा होगा कि इंडिया जब भी सैटेलाइट भेजता है तो यूज करता है या तो पीएसएलवी या यूज करता है जीएसएलवी। अब जब तुम इनको पढ़ोगे तो पता लगेगा कि जीएसएलवी का एक टाइप है जीएसएलवी मार्क 3। जीएसएलवी मार्क 3 जो है, इसी का एक टाइप है HLVM3। ये जो HLVM3 है, ये ही गगनयान का जो है रॉकेट बनने वाला है जो स्पेस में लोगों को लेके जाएगा। ये जो है ना, ये काम ही तब करेगा जब इसकी क्रायो फ्रीजिंग होगी। और क्रायो फ्रीजिंग क्या होता है, मैंने बताया था कि क्रायो फ्रीजिंग का मतलब होता है बहुत ठंडे टेम्परेचर पे ले जाना। तो इसके अंदर भी हीलियम चाहिए होती है। तो मतलब हीलियम 4 ऐसे सेक्टर में काम आ रही है जो आज सबसे आगे चाहिए। हीलियम के बिना आप
आप स्पेस में काम नहीं कर सकते क्योंकि रॉकेट ही नहीं जाएगा आपका। हीलियम के बिना आप क्वांटम कंप्यूटिंग को काम में नहीं ले सकते। हीलियम के बिना चिप नहीं बनेगी, चिप नहीं बनेगी तो आप एआई कैसे चलाओगे। हीलियम के बिना एमआरआई नहीं हो सकती, और भी 50 जगह हीलियम लगता है। एरोप्लेन्स जो है उनके अंदर भी हीलियम काम में आता है। तो जब इतनी सारी जगह पे हीलियम की जरूरत पड़ रही है, अच्छा ये हीलियम इतनी महंगी है, लाखों रुपए की हीलियम है, और फिर भी कई जगह कई कलाकार ऐसे मिल जाएंगे कि जो एरोप्लेन होता है उसके टायरों में हीलियम भरी जाती है, हीलियम भर देते हैं चलते फिरते, उनको पता ही नहीं है हीलियम का रेट क्या है। एक टायर एरोप्लेन का भरोगे ना हीलियम के, वो कहना तेरा घर बिक जाएगा, उस लेवल का खर्चा होता है। तो फिर उसके बाद अब अपन चलते हैं कि भाई हुआ क्या है। तो देखो थोड़े दिन पहले चाइना ने यह कह दिया कि मैं हीलियम नहीं बेचूंगा, हीलियम पे बैन लगा दिया। चाइना गवर्नमेंट आपको पता है सिंगल पार्टी सिस्टम है, वहां पे एक ही पार्टी है, कभी ही जिनपिंग और कभी शी जिनपिंग और कभी हूं जिनताओ, दोनों आपस में कभी प्रेसिडेंट खेलते हैं। तो वहां बैन हो गया, एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। अब एक्सपोर्ट पे बैन चाइना ने इसलिए किया कि भाई हमारे यहां हीलियम की कमी आ रही है, कि क्यों, कि हम खुद चिप बना रहे हैं, अब हमारी चिप बनाने के लिए हीलियम हमें चाहिए। एक्चुअल में चाइना ने जो बैन किया उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका इश्यू क्या है, उसको समझने के लिए अपने को थोड़ा सा दुनिया की सप्लाई पे जाना पड़ेगा। इस पूरी धरती पे जो हीलियम बनता है, उसका बनता है का मतलब बिकता है, बनाती तो नेचर है, आदमी तो बना ही नहीं सकता इसको। 42% हीलियम जो है वो यूएस से बनाता है, मतलब यूएस से निकालता है और बेचता है कि ठीक है साहब। 33% जो है वो कतर के हाथ में है। बस इन्हीं दोनों से आपको समझ में आएगा। अब हो क्या रहा है, 40 और 30 लगभग 75% से ऊपर तो यही चला गया। बाकी बचे कौन, रशिया, बाकी बचा कौन, कनाडा और चाइना। अब यूएसए जो है वो वॉर के अंदर बिजी है, वहां लड़ाई चल रही है ऑलरेडी। दूसरे नंबर पे यूएसए एक नई डिप्लोमेसी खेल रहा है। यूएसए कह रहा है एआई सिर्फ मैं काम में लूंगा, मैं ही डेवलप करूंगा, चिप सिर्फ मैं बनाऊंगा, बाकी चाइना वाइना को मैं नहीं बनाने दूंगा। तो यूएसए ने चाइना में जो चिप बनाने के लिए कच्चा मटेरियल आता था उस पर बैन लगवा दिया। यूएसए ने यूरोप को बोल दिया, बाकी कंट्रीज को बोल दिया, चाइना को ये माल नहीं बेचोगे तुम, चाइना को टेक्नोलॉजी ही नहीं बेचने दे रहा है वो। इसकी बात मैंने पहले भी करी है एक वीडियो के अंदर। अब यहां क्या हो रहा है कि यूएसए ने चाइना को देना कर दिया बंद। दूसरे नंबर पे जो ये लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई की वजह से, कौन सी, ईरान और ये लड़ाई जो चल रही है यूएसए वाली, इस लड़ाई की वजह से ये जो कतर वाला रास्ता है ये पूरा हो गया बंद। कतर वाला रास्ता आपका बंद पड़ा है, ठीक है। यूएसए वॉर के अंदर बिजी है, चाइना जो है उसको सप्लाई तुम दे नहीं रहे, रशिया भी वॉर के अंदर बिजी है। अब जब दुनिया के रास्ते बंद हो गए तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने चाइना से खरीदना शुरू किया हीलियम। अब चाइना को पता लगा कि यार इंडिया ही नहीं बाकी लोग भी मेरे यहां से हीलियम खरीदेंगे तो मेरे यहां कमी नहीं पड़ जाए, इसलिए चाइना ने क्या किया, हीलियम को बैन कर दिया। अब जब हीलियम आना बंद हो गया तब लोगों को पता लगा कोई चीज जब तक हमारे पास है तब तक तो उसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसका रीजन बता रहा हूं आपको। आज से करीब 20 साल पहले वेस्ट बंगाल में एक झरना है, उस वेस्ट बंगाल के झरने पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस वेस्ट बंगाल के झरने पे इंडिया के साइंटिस्ट ने हीलियम बना के दिखाई थी। बना के का मतलब उस झरने के साथ आती है, ये जमीन के अंदर से जहां जहां पानी निकलता है वहां वहां हीलियम निकलती है साथ में। उन्होंने दिखाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, उस टाइम ध्यान नहीं दिया। आज पता लग रहा है कि हीलियम जो है 100% हमारे यहां तो इंपोर्ट की जाती है। फिर एक नई चीज पता लगती है, वो नई चीज क्या पता लगती है कि ये जो दुनिया भर के साइंटिस्ट मून के पीछे पड़े हैं, चांद के पीछे पड़े हैं, स्पेशली साउथ पोल के पीछे पड़े हैं, इनको वहां पानी नहीं चाहिए, इनको वहां से कुछ नहीं चाहिए, तो कि मून के ऊपर मिलेगी हीलियम, इसलिए पीछे पड़े हुए मून के। तो इसका मतलब अब हम हीलियम स्पेस से खोद के लाने को तैयार हैं। तो फिर इंडिया के पास क्या ऑप्शन है, इंडिया के पास ऑप्शन की बात जब आती है तो फिलहाल तो इंडिया के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। बट अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि हम हीलियम जो है यहीं पर निकालें, यहीं पर स्टोर करें। तो इंडिया एक तो अब क्या करने वाला है कि इंडिया कह रहा है कि भाई अब हम सबसे खरीदेंगे, कि कहां कहां से, कि अब हम रशिया से भी लेंगे कुछ हीलियम यूएसए से भी लेंगे, कुछ हीलियम कतर से भी लेंगे, और हम नए सोर्सेज ढूंढेंगे, जैसे अफ्रीका चले जाएंगे हम। अफ्रीका वालों के पास जो है तंजानिया जो है वो हीलियम बेच सकता है, साउथ अफ्रीका है वो भी हीलियम बेच सकता है। पहला काम तो ये कर रहा है इंडिया। दूसरा काम क्या कर रहा है, दूसरा इंडिया कह रहा है भाई हम अब हीलियम का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएंगे। स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएंगे मतलब, स्ट्रेटेजिक रिजर्व का मतलब अब हीलियम को रणनीतिक महत्व का घोषित किया जाएगा। रणनीतिक महत्व मतलब वो चीज जो कंट्री के फ्यूचर पे असर डाल सकती है। इंडिया ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रखे हैं पेट्रोलियम के, जमीन के अंदर बहुत गहरे गहरे बहुत बड़े बड़े कुएं बनाए खुद,
टनल्स बनाई। वो टनल ज्यादातर तो क्या है, पोटैश के वो निकालते हैं वहां से मिनरल्स और उसके अंदर भर देते हैं। तो जब पेट्रोलियम सस्ता है तब हमने खरीद के उनमें भर दिया, तो हमारे पास 70-80 दिन का पेट्रोलियम हमेशा रहता है। ऐसे ही अब इंडिया प्लान कर रहा है कि हीलियम के भी हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएंगे। तीसरे नंबर पे इंडिया कोशिश कर रहा है कि भाई हम खुद क्या करेंगे, अब हीलियम जो है खुद हम हमारे यहां पे इकट्ठी करेंगे और उसको रिसाइकल करना भी शुरू करेंगे। कि क्यों, कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं इन सब के अंदर हीलियम काम में आती है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनको हम काम में लें। अच्छा, बाय द वे यहां पे याद रखना, जो मैं वेस्ट बंगाल वाली जगह बता रहा था उसका नाम है बकरेश्वर। बकरेश्वर, बकरेश्वर नाम का एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहां पे हीलियम जो है उसके भंडार मिल सकते हैं। तो अब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं जो मैंने मेरी क्लास में बच्चों से पूछा था, 150 वर्ड के अंदर आंसर लिखना है, हीलियम इज लाइट गोल्ड ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, डिस्कस विद टुडेज पर्सपेक्टिव एंड इंडियाज नीड्स। कि हीलियम हल्का सोना बन चुका है आज के संदर्भ में और भारत की आवश्यकताओं के संदर्भ में। 150 शब्दों में बताइए। तो क्या आप आंसर लिख पाएंगे? क्या आप छोटू चवन्नी अठन्नी को अपने पास बिठा के समझाएंगे कि बेटा फ्यूचर उसका है जिसके पास हीलियम है? देखो, कल तक जिसके पास पेट्रोलियम था वो राजा था, थोड़े टाइम बाद जिसके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी थी वो राजा था, थोड़ा टाइम और निकला जिसके पास एआई था वो राजा था। आज हीलियम कह रहा है मैं जिसके पास हूं वो राजा है। बाय द वे, बातों बातों में बताना कैसा लगा ये एपिसोड। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, नमस्ते।